हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 की सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में मेन हम जो स्टडी करेंगे वो है अपने आवर्त सारणी कि आवर्त सारणी क्या होती है, आवर्त सारणी किस प्रकार से होती है, आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है उनको किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मतलब कि हम तत्वों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है, तत्वों को आवर्त सारणी में किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। हम यहाँ पे कुछ नियम पढ़ेंगे जैसे कि डोबेराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मेंडलीव ने दी थी, और हम यहाँ पे आवर्त नियम भी समझेंगे। हम तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया है, वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक है, आवर्त सारणी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ये सब टॉपिक्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम इसमें और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे जो परमाणु हैं उनके नाम क्या क्या है, उनका प्रतीक क्या है, और इनके हम IUPAC नाम लिखेंगे। 100 से अधिक जो परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं और जो SP, D और F ब्लॉक है उनके क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, क्या क्या उनके प्रॉपर्टीज़ होती है, उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो हम अलग अलग जो ब्लॉक है उसको लेकर हम स्टडी करेंगे। तो हम इन तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। साथ ही हम जो ये तत्व है इनका परमाणु भार कितना होता है, इनकी आयनन एंथैल्पी क्या होती है, आयनन एंथैल्पी हम कैसे निकालते हैं, हम इनकी आयनिक त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता और जो ये संयोजकता होती है इनके बारे में भी हम इसमें स्टडी करेंगे। तो ये जो हमने पूरे चैप्टर के बारे में डिस्कस किया है कि इस चैप्टर में हम मेनली कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आपका जो चैप्टर, उसमें हम बात करते हैं आवर्त सारणी के बारे में, जो कि इस जो ये चैप्टर है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आने वाला है आपके, और वो क्या है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी जिसे हम इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स को ये याद होनी चाहिए। ये याद होगी तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये एक टेबल की फॉर्म में होती है। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्लासिफिकेशन, उनका अलग अलग जो ब्लॉक्स है, अलग अलग वर्ग है उसमें किया हुआ होता है, और ये किस आधार पर किया होता है वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं चैप्टर आपके स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि जो ये पीरियोडिक टेबल है उसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं कि 1800 ईस्वी तक हमें कितने एलिमेंट्स पता थे, टोटल 31। देखिए बेटा, 1800 ईस्वी तक हमें कितने एलिमेंट्स पता थे? ओनली 31 एलिमेंट्स, या फिर एलिमेंट्स को हम तत्व कहते हैं। अब जो ये तत्व और परमाणु है ये एक ही चीज होती है। सेकंड चैप्टर में तो हमने इन्हें परमाणु कहा था, लेकिन यहाँ पे हम इनको तत्व कहेंगे। तो कोई बच्चा जैसे कंफ्यूज हो रहा होगा कि मैम तत्व क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं। तो परमाणु को ही हम तत्व कह सकते हैं, तत्व को ही हम परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पे हम इनको परमाणु ना कहकर क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। तो 1800 ईस्वी तक हमें कितने तत्व ज्ञात थे? 21 तत्व हमें पता थे या फिर ज्ञात थे, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए। अब जैसे जैसे सन आगे बढ़े तो 1865 ईस्वी तक इनकी जो खोज है उसमें लगातार वृद्धि होती गई, और हमने कितने एलिमेंट्स खोज लिए थे? 63 तत्व और खोजे गए। अब तक कितने टोटल तत्व हो गए? 60 तत्व एलिमेंट्स, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 63 तत्व पता चले। कितने पता चले? अब टोटल 63, पहले कितने थे? 31। तो अब तक कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई? हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 1865 ईस्वी तक टोटल 63 जो एलिमेंट्स है, 63 तत्व है, उनकी डिस्कवरी की जा चुकी थी। मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है, तत्वों की संख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तत्वों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले कितनी थी? 31 थी। 31 से बढ़कर अब कितनी हो गई? 63। तो ये इनका जो नंबर है वो लगातार बढ़ रहा है। और कैसे बढ़ रहा है? बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मतलब हम एक एक एलिमेंट है उसकी स्टडी तो हम डिटेल से नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता हुई? हमें पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता हुई। तो पीरियोडिक टेबल की हमें आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि हम कोई तत्व हैं
उसको जो समान गुण वाले तत्व हैं उनको हमने एक वर्ग में रखा और हमको उसका जो स्टडी करना वो हमारे लिए इजी हो गया, क्योंकि हम एक एलिमेंट्स के हम उसके तत्व हमने एक तत्व ले लिया तो हम उसके रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, फिर हम उसके भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे, फिर उसके क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या उसमें गुण होते हैं। तो एक एक तत्व का डिटेल से अध्ययन करना बहुत कठिन काम था। तो इसलिए किसकी खोज हुई या फिर हमें किसकी जरूरत पड़ी, आवर्त सारणी की। तो हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स की क्या कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, मतलब एलिमेंट्स जो हैं तत्व हैं उनका क्या बना देते हैं, समूह बना देते हैं। जिससे अभी समूह कैसे बनाते हैं हम, कि वे तत्व जो गुणों में समान है या फिर कुछ तत्व जिनके गुण समान है उनमें समानता है, तो उनको हमने एक साथ रख दिया, जिससे कि हमें उस तत्व को पहचानने में आसानी से पहचाना जा सके या फिर उसको पहचानना हमारे लिए इजी हो सके कि यह तत्व का, इसका नाम क्या है, इसका प्रतीक क्या है, इसके रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो ये काम किसने किया था, साइंटिस्ट ने किया था। और ये क्यों किया था, कि हम कोई तत्व है उसका अध्ययन करना हमारे लिए इजी हो जाए। उन्होंने क्या किया कि जो समान गुणधर्म वाले तत्व है उनको एक ग्रुप में रखा, एक समूह में रखा, और एक समूह में रखने से हम उस पूरे समूह की स्टडी एक साथ कर सके, ना कि हम एक एक एलिमेंट्स की स्टडी करें। तो हमें आवर्त सारणी की ज़रूरत पड़ी। तो समझ में आया आपको आवर्त सारणी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। इसे हम एक जैसे एक एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं कि एक स्कूल में भी हम बच्चों को अलग अलग बांट कर ही रखते हैं, पता होगा आपको। अब हम स्कूल में बच्चों को कैसे बांटते हैं, जैसे अपना स्कूल है उसमें टोटल कितने स्टूडेंट हैं, मान लो एक स्कूल है ये, इसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, इसमें 1000 इसमें टोटल स्टूडेंट हैं। अब हम उनको कैसे डिवाइड करके रखते हैं, जैसे हम सबसे पहले उनको क्लास वाइज डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हम उनकी क्लासेस डिवाइड करते हैं। जो अपने 1 to 12 तक क्लासेस होती है, सबसे पहले एक स्कूल होता है उसमें अलग अलग क्या होती है, क्लासेस होती है। क्लासेस में कौन रहते हैं, स्टूडेंट्स जो कि स्टडी करते हैं। तो हमने स्टूडेंट्स को पहले क्लास वाइज डिवाइड किया, उसके बाद नेक्स्ट हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे, सेक्शन वाइज। जैसे 12th क्लास है, इसके हमने मान लो 2 सेक्शन बना दिए या फिर 3 सेक्शन बना दिए। कौन कौन से बना दिए, ए, बी और सी। अब ए सेक्शन जैसे बायो का हो गया, बी सेक्शन किसका हो गया, मैथ्स का हो गया, सी सेक्शन किसका हो गया, आर्ट्स का हो गया। तो अब सेक्शन को भी हमने कैसे डिवाइड कर दिया, सब्जेक्ट वाइज से डिवाइड कर दिया। तो आपको समझ आया होगा कि पीरियोडिक टेबल में भी हम एलिमेंट्स को इसी प्रकार से डिवाइड करके रखते हैं कि वे तत्व जिनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं उनको हम एक ही वर्ग में रखते हैं, और जिनके रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं उनको हम अलग अलग वर्ग में या फिर अलग अलग आवर्त में रखते हैं। तो इस प्रकार से हम तत्व है उनका क्लासिफिकेशन या फिर हम उसका वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और समझ में आ गई कि तत्वों का वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक होता है। तत्वों का वर्गीकरण क्या होता है कि समानता और असमानता के आधार पर तत्वों को अलग अलग समूह में रखना, अलग अलग समूह में बांटना ही क्या कहलाता है, तत्वों का वर्गीकरण। अब तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, तत्वों का वर्गीकरण करना इसलिए आवश्यक है ताकि हम उस तत्व के बारे में हमें जानकारी लेना हमारे लिए इजी हो जाता है। हम इजी वे में बहुत सिंपल तरीके से हम उस तत्व की पूरी स्टडी कर सकते हैं, उस तत्व को हम पहचान सकते हैं कि तत्व का नाम क्या है, इसका प्रतीक क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो हम एक पूरे तत्व का अच्छे से हम पता लगा सकते हैं। तो तत्वों का जो अध्ययन है उसको सरल बनाने के लिए यह किसकी खोज हुई थी, आवर्त सारणी की। तो आवर्त सारणी की खोज क्यों हुई थी, कि यहाँ से हमें तत्वों के अध्ययन को सरल बनाया गया था। अब देखिए वर्तमान में कितने तत्व खोजे गए हैं, कुल 118 तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं। कुल 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। इनमें से कुछ तत्व हैं जो मानव निर्मित हैं, कुछ तत्व वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं, और कुछ तत्व क्या है, नेचुरल मतलब कि प्रकृति द्वारा उत्पन्न तत्व है। अब जो ये तत्व है इनको अलग अलग नाम दिया गया है, इनका नाम होता है वो फिक्स होता है, इनका जो प्रतीक है वो भी फिक्स होता है, ताकि इस नाम से ही उस तत्व को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। इन तत्वों के नामकरण करने का एक ही रीज़न होता है, क्या रीज़न होता है, कि उस तत्व को हम सभी जगह एक ही नाम से पुकारा जा सके, एक ही नाम से उसको समझा जा सके। जैसे हम कहीं दूसरे देश में जा रहे हैं तो भी इसका नाम यही रहेगा, जो कि हमारे जो साइंटिस्टों ने इसका नेम एक फिक्स कर दिया। जैसे हाइड्रोजन है तो उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में हाइड्रोजन के नाम से ही जाना जाता है, और इसका प्रतीक कितना होता है, H होता है। तो ऐसे साइंटिस्ट ने इनके नामकरण किए हैं, हर तत्व के अलग अलग
अब जो हमें 118 तत्व अब तक खोजे जा चुके हैं, तो जो 100 से ऊपर के जितने भी तत्व हैं, 100 से ऊपर के जितने भी तत्व हैं वो क्या है, मानव निर्मित तत्व है। कैसे तत्व हैं, 100 से ऊपर के जो तत्व हैं वो तत्व कैसे हैं, मानव निर्मित। कैसे हैं, मानव निर्मित तत्व है। तो हमने आवर्त सारणी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, आवर्त सारणी की खोज क्यों हुई, या फिर वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं, आवर्त सारणी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, जो कि अपना टॉपिक भी है। क्या टॉपिक है अपना, आवर्त सारणी की उत्पत्ति। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आवर्त सारणी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। ऐसे कौन कौन से नियम आए, कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने हमें आवर्त सारणी के बारे में बताया। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी की उत्पत्ति के लिए अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। अब वो मत कौन कौन से हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अलग अलग मत दिए, तो हम एक एक करके उन साइंटिस्ट के जो नियम हैं उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, जॉन डोबे राइनर। क्या नाम था बेटा, जॉन डोबे राइनर। तो उन्होंने एक नियम दिया और उस नियम को हम क्या नाम देते हैं, डोबे राइनर का त्रिक नियम। अब यह नियम क्या है, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, एक वैज्ञानिक आए। आवर्त सारणी की हम यहाँ पे उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, तो आवर्त सारणी की उत्पत्ति करने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए। उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, जॉन डोबे राइनर। क्या नाम था, जॉन डोबे राइनर। अब जो ये जॉन डोबे राइनर नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या दिया, एक नियम दिया। इस नियम का क्या नाम है, डोबे राइनर का त्रिक नियम। इस नियम को इनके नाम के आधार पर ही इसका नाम रखा गया और इसका नाम क्या है, डोबे राइनर का त्रिक नियम। डोबे राइनर का त्रिक नियम, इन्होंने जो नियम दिया उसका नाम है डोबे राइनर का त्रिक नियम। अब हम इस नियम को समझेंगे कि यह नियम क्या है, यह नियम में हमें, इस नियम में हमें क्या पता चलता है, या फिर यह नियम हमें क्या बता रहा है। तो अभी हम बात करते हैं कि यह नियम क्या है। डोबे राइनर का जो त्रिक नियम है वो नियम क्या है, उस नियम में हम किसकी स्टडी करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 3 एलिमेंट लिए। क्या किए इन्होंने, एक त्रिक बनाया एलिमेंट्स का। इन्होंने मान लो कोई 3 एलिमेंट्स लिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको, ए बी और ये सी। इन्होंने ये एक त्रिक बनाया। इसे क्या कहते हैं, त्रिक। त्रिक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, त्रिक एलिमेंट, जिसे इंग्लिश में ट्रायोड कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक त्रिक लिया, एलिमेंट्स का मतलब 3 एलिमेंट्स लिए, जैसे ए बी और ये सी 3 एलिमेंट्स हैं। तो इन्होंने अपने नियम में क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो साइड वाले फर्स्ट और जो थर्ड परमाणु है, या फिर फर्स्ट और थर्ड जो तत्व है, उनका परमाणु भार का इन्होंने औसत लिया। तो इन्होंने बताया कि फर्स्ट और थर्ड तत्व के परमाणु भार का औसत जो होता है वो सेकंड तत्व के परमाणु भार के औसत के क्या होता है, बराबर होता है। तो इन्होंने क्या बताया, ए प्लस सी का जब औसत लेंगे, सबको औसत निकालना आता ही होगा। औसत हम कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशि यहाँ पे कौन कौन से ले रहे हैं हम, ए और सी, और संख्या कितनी है, 2। तो ए और सी की जो वैल्यू आएगी, मान लो एक्स आ गई, तो वह किसके इक्वल आएगी, ए और सी की जो वैल्यू आएगी, इनका जो औसत लेने पर जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, बी के इक्वल आएगी। तो इन्होंने क्या बताया कि फर्स्ट और जो थर्ड तत्व का जो परमाणु भार होता है, यहाँ पे इन्होंने जो नियम दिया वो किसके आधार पर दिया, परमाणु भार के आधार पर। इन्होंने किसको आधार माना, यहाँ पे परमाणु भार को। किसको आधार माना बेटा, परमाणु भार को। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या बताया कि फर्स्ट और थर्ड नंबर का जो तत्व है, इनके परमाणु भार का जब हम औसत लेंगे तो ये औसत किसके बराबर आएगा, सेकंड नंबर के तत्व के परमाणु भार के बराबर आएगा। तो इन्होंने क्या बताया, एक बार थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने बताया कि साइड वाले दोनों तत्व, या फिर फर्स्ट और
फर्स्ट और जो थर्ड तत्व है, तत्वों के परमाणु भार का औसत, तत्वों के परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। दूसरे तत्व के परमाणु भार के औसत मान के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो समझ में आया आपको कि डोबेराइनर का जो त्रिक नियम है उसमें उन्होंने क्या बताया, उन्होंने 3 तत्व लिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिक नियम कहते हैं। इस त्रिक नियम में उन्होंने क्या बताया कि फर्स्ट और थर्ड नंबर के जो तत्व है इनके परमाणु भार का जो मान आएगा वो दूसरे तत्व के परमाणु भार के मान के बराबर आता है। कैसा आता है? इसके बराबर आता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे मैंने 3 तत्व ले लिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनका जो परमाणु भार होता है, लिथियम का 7 होता है, सोडियम का 23 और जो पोटेशियम है उसका होता है 39। अब परमाणु भार होता है वो जनरली कैसे होता है? परमाणु संख्या से डबल होता है। जैसे इसकी परमाणु संख्या 3 होती है, परमाणु क्रमांक इसका 3 होता है तो इसका 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो विषम नंबर है तो उनके में हम 1 प्लस कर देते हैं और इनका परमाणु भार निकालते हैं। तो परमाणु भार इनका फिक्स होता है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो ये मान लो इनका परमाणु भार है, वैसे बुक में आपको कई जगह दिया हुआ भी होगा, आपसे किसी तत्व का परमाणु भार नहीं पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पे डोबेराइनर के त्रिक नियम के अनुसार हम इसको सॉल्व करते हैं कि यह नियम हमें क्या बताता है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हम इसे कैसे निकालेंगे कि फर्स्ट तत्व कौन सा है? लिथियम, उसका परमाणु भार कितना है? 7 प्लस थर्ड तत्व कौन सा है यहाँ पे? पोटेशियम, इसका कितना है? 39। इसका हम औसत लेंगे तो इसकी औसत वैल्यू कितनी आ रही है? 46। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितने आएगी आपकी? इसका औसत वैल्यू कितनी आएगी? 23। तो अब देखिए यहाँ से फर्स्ट और थर्ड तत्व के परमाणु भार का जब हम औसत लेंगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए? सेकंड तत्व के परमाणु भार के। तो ये इसके बराबर आ रहा है यहाँ से इसके बराबर। तो इस नियम में उन्होंने यही समझाया, आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे इन दोनों का जो औसत वैल्यू है वो कितनी आ रही है? बराबर आ रही है। तो यही क्या है? डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो इन्होंने अपने नियम में क्या बताया कि फर्स्ट और जो थर्ड तत्व होता है, इन्होंने सबसे पहले 3 तत्वों की ग्रुपिंग की एक त्रिक बनाया। जो 3 तत्व होते हैं उन्होंने एक साथ लिए और इसको क्या कहते हैं? ग्रुप तत्वों का एक क्या कहते हैं? समूह कहते हैं, या फिर जिसे त्रिक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 तत्व इसने लिए। उन्होंने क्या बताया कि फर्स्ट और थर्ड तत्व के जो परमाणु भार का औसत मान होता है वो सेकंड तत्व के परमाणु भार के औसत मान के बराबर होता है। तो इसको हमने एक एग्जाम्पल से भी समझा, लेकिन ये जो नियम था वो आगे नहीं गया, मतलब कि ये नियम फेल हो गया, इसमें कुछ कमी देखी गई। तो अब वो कमियां क्या क्या थी, इसके फेल होने के क्या क्या कारण थे, या फिर हम लिख सकते हैं इस तत्व की कमी। तो इस तत्व की क्या कमी देखी गई कि यह जो नियम है वो कुछ ही तत्वों के लिए सही था, कुछ तत्वों के लिए ही यह नियम सही था, सभी तत्वों पर यह नियम लागू नहीं हुआ। तो यह नियम, इसको हम एक बार नोट कर लेते हैं, आप भी अपनी अपनी नोटबुक में इसको नोट करते चले। यह नियम कुछ तत्वों के लिए ही सही था, सभी तत्वों को इस नियम से नहीं समझाया जा सका। सभी तत्वों को इस नियम से नहीं समझाया जा सका।
तो इन्होंने क्या किया था, 3-3 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की थी। तो इन्होंने जिन तत्वों की ग्रुपिंग की उनकी प्रॉपर्टी कैसी थी, सेम थी। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि आपको याद रखनी है कि इन्होंने जो ये 3 तत्व लिए थे, इन तत्वों के जो गुण थे वो कैसे थे, समान। तो इन्होंने अपने नियम में जो तत्व काम लिए वो कैसे तत्व लिए, इन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों का उपयोग किया। क्या किया इन्होंने, समान गुणों वाले तत्व लिए अपने प्रयोग में। तो इन्होंने जिन तत्वों की ग्रुपिंग करी, जिन 3 तत्वों की इन्होंने ग्रुपिंग करी, उनके रासायनिक गुण कैसे थे, समान थे, समान गुण देखे गए तीनों के। लेकिन ये जो फेल हो गया, तो फेल होने का क्या कारण था कि सभी तत्वों का त्रिक नहीं बना पाए। तो देखिए हम इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सभी तत्वों का त्रिक क्यों नहीं बना पाए। जैसे इन्होंने 3 तत्व लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। फ्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 19, क्लोरीन का होता है 35.5। अब इन्होंने यहाँ पे समान गुण वाले 3 तत्व लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब इनमें समान गुण क्या पाया जाता है कि ये तीनों कैसे तत्व होते हैं, ऋणावेशित कण होते हैं। जैसे F पे भी माइनस होता है, Cl पे भी माइनस होता है, ब्रोमीन पे भी माइनस होता है, यानी कि इन पे -1 चार्ज होता है। तो इन्होंने समान गुण वाले 3 तत्व लिए, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इनका यहाँ पे परमाणु भार देखा वो कितना होता है, फ्लोरीन का 19, क्लोरीन का 35.5 और ब्रोमीन का कितना होता है 80। तो त्रिक नियम से हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे सोल्व करेंगे, 19 + 80, इसका जो औसत वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, क्लोरीन की परमाणु भार के। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके 49.5। तो यह वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, इससे सेम आ रही है या फिर अलग आ रही है, कैसी आ रही है वैल्यू, अलग आ रही है। मतलब कि यह नियम यहाँ पे फेल हो गया। इसका फेल होने का क्या कारण था कि यह सभी तत्वों के बारे में, सभी तत्वों पर यह नियम लागू नहीं होता। केवल कुछ ही ऐसे तत्व होते हैं जो कि गुणों में समान होते हैं जिन पर यह नियम लागू होता है। तो ये क्लोरीन के बराबर नहीं है, इसका जो औसत आया वो क्लोरीन से ज़्यादा है। कैसा है बेटा, ज़्यादा। तो यहाँ पे समझ में आया होगा कि डोबेराइनर ने एक त्रिक नियम दिया, उस नियम को क्या नाम दिया हमने, त्रिक नियम, डोबेराइनर का त्रिक नियम। अब डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या है, इन्होंने 3 तत्वों का एक साथ ग्रुपिंग करी, 3 तत्वों को एक समूह में रखा और उस समूह को इन्होंने क्या नाम दिया, त्रिक। कि 3 तत्व एक साथ पाए जाते हैं। उन्होंने कौन से 3 तत्व एक साथ रखे कि जिन तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं, उन समान तत्वों को उन्होंने एक साथ रखा। और उन्होंने अपने नियम में बताया कि पहले और तीसरे तत्वों का जब परमाणु भार का जब हम औसत लेते हैं तो औसत मान होता है वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार की वैल्यू के इक्वल आता है। लेकिन ये जो नियम था वो कुछ ही तत्वों पर लगा, सभी तत्वों पर यह नियम नहीं लगा। तो यह नियम इनका फेल हो गया क्योंकि इन्होंने समान जो गुण वाले 3 जैसे तत्व लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इनका इन्होंने अलग अलग परमाणु भार लिखा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो 35.5 आनी चाहिए थी या फिर इसके आसपास आनी चाहिए थी। एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत आगे पीछे वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये कितनी आ रही है, इससे कहीं ज़्यादा आ रही है। कितनी आ रही है, 49.5। तो यह नियम फेल हो गया। इसके बाद और अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने आवर्त सारणी की उत्पत्ति के बारे में अपने अलग अलग मत दिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग और जो एक दो साइंटिस्ट बचे हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने आवर्त सारणी की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या अपने नियम दिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, न्यूलैंड ने एक नियम दिया था जिसे न्यूलैंड का अक्षतक नियम कहते हैं। फिर हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मेंडलीव ने दी थी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।